101.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सर, प्रोफेसर एनेस्थीसिया मेडिकल कॉलेज जोधपुर, और उसके अलावा बड़ा अच्छा साहित्य भी लिखते हैं, रचते और पढ़ते भी है। डॉक्टर भाटी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं सर। मैं चाहता हूँ कि एक शेर के साथ शुरुआत हो जाए, तो आप बड़े अच्छे शेर भी कहते हैं। मतलब फूल हंसे और कलियां महकी, सब तितलियां शर्मा गई, और तेरे आने का देख करिश्मा मेरी महफिल में जाना। आज का दिन बन गया इतने खूबसूरत शेर के साथ में। ये आपके लिए डॉक्टर भाटी, क्योंकि प्रकृति बाहर शेर सुना रही है, कल से रिमझिम बारिश हो रही है। जी, आपसे हम बात करेंगे कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है उसके बारे में क्या क्या भ्रांतियां हैं, डर है क्या और वास्तविकता क्या है। लेकिन डॉक्टर भाटी, ये साहित्य आप कैसे रच लेते हैं? इतने व्यस्ततम जीवन है आपका। रचना, जहां तक किसी भी कला की बात है जी, मुझे लगता है कि ये तो जिसे हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, यही होता है। क्योंकि हम अपना प्रोफेशन तो कम से कम हिंदुस्तान में मूलतः रोजगार के लिए चुनते हैं। जी जी। और उसकी एक तरीका है सीखने का, एक विधि है जो सभी लोग सीखते हैं, संभव है। लेकिन रुचि जो कुछ कलाएं हैं वह प्रकृति प्रदत्त ही होती है, हम उसको पैदा नहीं कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बहुत। तो यह बचपन से ही रुचि रही पढ़ने और लिखने की, दोनों ही। तो ये कोई माहौल मिला आपको घर में पढ़ने लिखने का? हाँ, पिताजी टीचर थे, अध्यापक थे। हालांकि वो बहुत जल्दी चले गए, मैं 4 साल की उम्र में था तभी चले गए, लेकिन उनकी किताबें, उनका साहित्य सारा घर में था, तो पढ़ने की आदत रही। लेकिन अब तो डॉक्टर आप जानते हैं, जी, डीएनए में वो सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल वही चीज है, तो वही आई। और लिखना मैंने बहुत बाद में प्रारंभ किया, क्योंकि जो आप कह रहे हो मेडिकल प्रोफेशन, उसमें समय बहुत कम मिलता है। बिल्कुल सही कहा। तो संगीत और साहित्य दोनों ही रुचि थी। संगीत भी सीखने की कोशिश की थी, लेकिन जो गुरुजी मिले उन्होंने भी यही कहा कि तू मेडिकल का, जब स्टूडेंट था मैं, एमबीबीएस कर रहा था, जी, तो उन्होंने यही कहा कि तेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा दोनों चीजें साथ में, क्योंकि संगीत भी बहुत समय मांगता है। बिल्कुल सही कहा, ये भी साधना और ये भी साधना। हाँ, बहुत साधना चाहिए। तो कुछ महीने तक प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद एग्जाम आए और फिर फंसते ही गए आगे। और रेजिडेंसी जो हमारी होती है, जिसमें एमडी करते हैं, उसमें लगभग अगर ईमानदारी से कहें तो 14 से 18 घंटे काम करना पड़ता है रोज का। तो उसमें फिर और कोई भी, आप चाहे रुचि का हो या कला का हो, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो यही कारण रहा कि बहुत समय तक मैं ये नहीं लिख पाया। लेकिन अब थोड़ा इमरजेंसी ड्यूटीज वगैरह कम हुई, तो वापस कुछ सालों से, 5-10 साल से लिखना शुरू किया है। श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भाटी को हमने जो हमें मिला है, पढ़ा है, और बड़ा ही अच्छी रचनाएं करते हैं, लिखते भी, चाहे उनके खुद के प्रोफेशन के बारे में हो, चाहे दूसरा जो साहित्य, हिंदी साहित्य, गद्य पद्य, उसके बारे में हो। बात करें डॉक्टर भाटी, अभी जो चल रहा है माहौल, बिल्कुल लोग तो रिलैक्स हो चुके हैं कोरोना को लेकर, कोई पिकनिक पे घूम रहे, भीड़ भाड़ है। जी, बिल्कुल यही हो रहा है। और हमारे देश या समाज की कहें तो यही एक मूल समस्या है कि जब कहीं और कुछ भी घटित हो रहा होता है तो हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि पहली लहर आई थी तब भी हम यही काफी टाइम से, नवंबर 2019 से हम सुन रहे थे कि चाइना में ऐसा हो रहा है। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी बीमारियां कई अन्य देशों में आती, हमारे यहाँ नहीं भी आती है। तो उस समय की लापरवाही तो फिर भी समझ में आती है कि हमने सोचा नहीं होगा। कि WHO ने भी थोड़ा देर से कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ये पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैलेगी, ऐसा होगा। वो काफी सूचनाएं हमारे पास में बहुत बाद में आई। तो पहली लहर की लापरवाही तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उससे उस समय जो भी लॉकडाउन रहा और समाज ने भी बहुत सभी ने सहयोग किया, उस कारण हम बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए जैसे दूसरे दुनिया के देश हुए थे, इटली वगैरह। उस चीज को हमने ऐसे मान लिया कि हमारे गांव में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। और इतने लापरवाह हुए कि उसकी स्थिति हमने दूसरी वेव के रूप में देखी। इतना खामियाजा भुगता कि लगभग हर परिवार, हर व्यक्ति उससे अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। इतना कुछ होने के बाद में भी आज हम फिर से वापस वैसे ही लापरवाह हो रहे हैं जैसे कोरोना चला गया है या खत्म हो गया हो। जबकि देखें तो उत्तर भारत में
अभी लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन दक्षिणी भारत में अब भी हो रहा है। 40,000 केस पूरे भारत में आज भी आ रहे हैं प्रतिदिन। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण में, खास करके केरल में, वहां अभी भी चल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब वापस नहीं आएगा। जी, ये जो आप बता रहे दोनों मध्य भारत से ऊपर और नीचे वाले, जी जी, तो ये क्या जो कोरोना की स्थिति है जी, ये वहाँ के जलवायु को लेकर है कि यहाँ ज्यादा केसेस हैं और यहाँ कम केसेस है? कुछ जब प्रारंभ कब हुई सेकंड वेव, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ थोड़ी जल्दी शुरू हुई, महाराष्ट्र से होते हुए फिर राजस्थान, पंजाब वगैरह ये सारा क्षेत्र भी अफेक्ट हुआ। जी जी। तो जितने ज्यादा हुए, जितना ज्यादा इन्फेक्ट हुए और एंटीबॉडीज बनी, जी, तो हम लोग कंपैरेटिवली वापस उस फेज से क्रॉस कर गए। उनके वहां थोड़ा देरी से शुरू हुआ, तो वो लोग अभी भी अफेक्ट है। अब जैसे ही उनका खत्म होगा तो हमारे हो सकता है तीसरी वेव 15 अगस्त के बाद अनुमान है कि शुरू हो जाए, क्योंकि बाकी देशों में, जैसे वेस्टर्न में, पश्चिम देशों में अभी थर्ड वेव चल रही है बहुत सारे कंट्रीज में। कई जगह लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत पड़ रही है उनको। जी। तो वो स्थिति वैसी ही है जैसे मार्च 2020 में जिस तरह से हम प्रभावित हुए थे, वैसे ही यहाँ पे भी आने के अनुमान है। जी जी। अच्छा, अभी एक सर्वे जो बताया, रिपोर्ट जो आई थी, उसमें के लगभग 80% के करीब जो हर्ड इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी वो यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। जी जी। क्या इसमें कुछ सच्चाई या फैक्ट जो आप बताना चाहें अपने हिसाब से? हाँ, नहीं, बिल्कुल आईसीएमआर का सर्वे हुआ है और काफी अच्छी मात्रा में, बहुत सारी जनसंख्या में ये एंटीबॉडीज मिली है कोविड की। जी जी। लेकिन एंटीबॉडीज के साथ में समस्या ये है कि अभी तक कुछ वायरल डिजीजेज होती है, वायरस से जो बीमारियां होती है, उनमें एक बार एंटीबॉडीज बन गई तो वो जिंदगी भर रहती है। जी। लेकिन कोविड के साथ ऐसा नहीं है, यह तो निश्चित है, उम्र भर उसकी एंटीबॉडीज नहीं रहती है। जी। दूसरा है कि उसकी एंटीबॉडीज कब तक रहे, तो ज्यादातर रिसर्च में ये सामने आया है कि 3 महीने तक लगभग रहती है। अच्छा। अभी कुछ और शोध ऐसी आई है जिसमें ये कह रहे हैं कि 9 महीने तक संभावित है कि 9 महीने तक एक बार एंटीबॉडीज बन गई उनमें रहेगी। जी। तो अगर 9 महीने तक रहती है तो लगभग हम, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो महीने थे वो अप्रैल और मई के थे। अप्रैल और मई में मैक्सिमम पॉपुलेशन सफर किया है। जी। तो उनमें जो एंटीबॉडीज बनी है उनको अगर 9 महीने का काउंट करें तो लगभग नवंबर दिसंबर तक हम मान सकते हैं कि वो लोग इम्यून हैं, वापस री इन्फेक्शन नहीं हो। जी। तो क्या वो लोग तैयार रहें फिर एक बार टीकाकरण के लिए? या टीकाकरण निश्चित रूप से सभी को करवाना चाहिए। नहीं, जो लोग नवंबर तक जिनके इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन से जो इम्यूनिटी आएगी वो इससे लंबी रहेगी, स्टे करेगी। अभी हालांकि उसका भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि उसमें एंटीबॉडीज कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन तक, जी, या बूस्टर डोज हमें लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। इस पे अभी कुछ भी एक जो निर्णय होता है, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। लेकिन वैक्सीन से फायदा होता है और निश्चित रूप से हम लोगों को लेनी चाहिए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि बूस्टर डोज क्या लेने पड़ सकते हैं फिर से सभी को? अभी तक ऐसा कहीं पे भी किसी भी कंट्री ने शुरू नहीं किया है, और न उनकी जो साइंटिफिक कमेटीज है उन्होंने कोई डिसाइड किया है कि लेनी जरूरी है, क्योंकि इसमें भी कुछ इस तरह की स्टडीज आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि बूस्टर डोज की जरूरत ही नहीं होगी। जी। तो जैसे ही आएगी तो हम अपडेट होंगे इस बारे में। जी। अभी तक बूस्टर डोज का कोई निश्चित नहीं हुआ है। जी। अच्छा, एक डॉक्टर तो लिख देता है अभी आपको ये टीका लगवाना है, ये मेडिसिन लेनी है, या ये प्रिकॉशंस लेने, या फॉलोअप ये रखना है। जी। तो मरीज ठीक हो जाता है। जी। एक डॉक्टर क्या बूस्टर डोज लेता है या खुद को कैसे वो तैयार करता है रिफ्रेश हमेशा के लिए? गीत संगीत से, लिखाई पढ़ाई से? बिल्कुल, गीत संगीत और लिखाई पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। जी। और क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में भी होते हैं उसके जो स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, सभी लोगों को होती है। जी जी। और डॉक्टर को तो स्पेशली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसको उसी एटमॉस्फेयर में बार बार जाना है, और हॉस्पिटल का माहौल कैसा होता है हम सब समझ सकते हैं। जी। तो थोड़ा उस बूस्टर डोज के लिए हम भी चाहेंगे कि एक गाना मेरी पसंद का, तेरी मिट्टी से सुना दें। आइए सुनते हैं, बहुत ही सुपर गाना है, सुनते हैं आपके साथ हम भी। सर पे ये
दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। पसंद आपकी वाकई डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, शानदार है। थैंक यू सर। तो अगर मैं चाह रहा हूँ स्पेशली डॉक्टर से ऐसी डिमांड करना थोड़ी सी अलग बात है। जी आपका खुद का लिखा कुछ अगर आपके पास 2-4 पंक्ति हो तो हमें जरूर सुनाइए। हाँ, 1-2 शेर में सुनाता हूँ। जी सुनाइए। तुम पूछते हो कि हमने देखा ही क्या है, जी तुम पूछते हो कि हमने देखा ही क्या है, सुनो हमने ठहरे हुए वक्त को देखा है। क्या बात है। सुनो हमने ठहरे हुए वक्त को देखा है। वाह क्या बात है। एक शेर और हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़े तीसरी लहर के बारे में। ये जो लहर आपने शुरू कर दी है ये भी बड़ी अच्छी लग रही है, और इतने अंदर डूब के साहित्य लिखना बड़ी अच्छी बात। जी 2 पंक्तियां और सुनाता हूं। जी इरशाद। कि उदासियों के रंग से सराबोर हैं उनकी आंखें, उदासियों के रंग से सराबोर हैं उनकी आंखें, न जाने क्यों वो कहते हैं मसला कुछ भी नहीं। न जाने वो क्यों कहते हैं बात है, मसला कुछ भी नहीं। ये डेप्थ तो शायद स्टेज भी नहीं पकड़ पाता होगा जो आपने पकड़ लिया। मन की बात है, स्टेज कम ही पकड़ पाता है। जी जी।
तीसरी लहर के बारे में बात करें डॉक्टर भाटी जी, क्या वाकई संभावना है आने की, या हम जैसे जिस तरह से रह रहे हैं, गाइडलाइन एक तरफ है और हम जिस तरह से रह रहे हैं, संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इससे? बिल्कुल। जो एक तो उसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन, या कह सकते हैं कि अभी हमें क्लियर नहीं है कि कब आएगी, कैसे आएगी, ये हो सकता है। लेकिन एक बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तीसरी लहर आएगी जी। बहुत सारे पश्चिमी देशों में आ रही है और हम भी उससे बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हवा से हवा वाली बीमारी है, तो निश्चित रूप से आएगी। और कितनी कम आए यह इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारा व्यवहार कैसा हुआ जी। जिसको मेडिकल की लैंग्वेज में हम कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्योंकि हम व्यक्ति से भी बात उस तरह से करते हैं कि उसका व्यवहार देख के हम उससे व्यवहार करते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। ठीक वायरस से भी हमें ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जिस तरह से उसको रोका जा सके। और हम जिस तरह से आज लोग सब निकल पड़े हैं पिकनिक स्पॉट पे, आप कहीं पे भी देखो, चाहे टूरिस्ट स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, भीड़ पूरी है और मास्क लगभग नदारद है। सही कहा। तो अगर ये व्यवहार रहेगा तो निश्चित रूप से आएगी, और बहुत बड़े तादाद में आएगी, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा व्यवहार ठीक रहेगा जी, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग आज भी मेंटेन रखेंगे, मास्क रखेंगे, और जैसा पहले रखते थे सैनिटाइजर या हाथ धोने का हमारा व्यवहार रहेगा, भीड़ भाड़ में कम जाएंगे, और खास करके क्लोज स्पेसेस जो है, मॉल वगैरह जहां एयर कंडीशंस होते हैं, चारों ओर से बंद रहते हैं, तो वहां जो भी वायरस है वो सर्कुलेट होता रहता है जी। तो उनसे हम जितने दूर रहेंगे और वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर लेंगे टीके जी, तो निश्चित रूप से आएगी भी, तो बहुत हल्की मात्रा में, जो लगभग हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान भी नहीं है, और थोड़ी बहुत मात्रा में होकर निकल जाएगी जी। डॉक्टर साहब, क्या ये भी संभव है कि आके निकल गई और हमें पता ही नहीं चला? नहीं, इतना इजी तो नहीं रहेगा, ये निश्चित रूप से है, क्योंकि हमारा व्यवहार आज भी बता रहा है कि इतनी आसानी से निकलने वाली है नहीं जी। अगर व्यवहार हम बहुत अच्छे से रखें, आज भी अगर ये ध्यान रखें सारी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह, तो निश्चित रूप से कम मात्रा में ये कह सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पता भी नहीं लगे, लेकिन बहुत ही कम कि हमें ज्यादा हर्ट नहीं करे, हर परिवार को जैसे दूसरी लहर ने अफेक्ट किया था, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। मतलब अगर राजस्थानी में कहें तो हमारी पेट की नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हमारी पेट पे निर्भर करता है कि हम किस तरह व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कहते हैं कि बच्चों में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तीसरी लहर का? हाँ, उसका एक कारण है कि जैसे पहली वेव में ओवरऑल देश की अगर देखें तो बहुत ज्यादा देश प्रभावित नहीं हुआ जी, लेकिन हमने बहुत सारे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को खोया है। लेकिन दूसरी वेव इतनी गंभीर होते हुए भी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ कम अफेक्ट हुए हैं जी। उसका कारण ये है कि फरवरी माह में हमारे यहाँ टीकाकरण शुरू हो गया, तो सबसे पहले उनको दिया गया जी। तो ये जो बचाव हुआ मूल रूप से हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है जी। तो अब हम लगभग हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है 60 एबो, इवन 45 और उससे ऊपर के लोगों को भी अधिकांश को टीके लग चुके हैं। कुछ को फर्स्ट डोज लगी है, कुछ को सेकंड डोज प्रोसेस में है जी। तो महीने भर में शायद और हम अच्छी स्थिति में आ जाएं। तो पीछे हमारे बच्चे ही बचते हैं जो 18 साल से छोटी उम्र के हैं जी। तो निश्चित रूप से फिर अफेक्ट सबसे ज्यादा उनके होने की संभावना है जी। जैसे पहली वेव में ओल्ड एज पॉपुलेशन सफर की थी सबसे ज्यादा, 60 और ऊपर वाले जी। और दूसरी वेव में युवा ज्यादा अफेक्ट हुए, मतलब ये कह सकते हैं कि आधे युवा थे तो आधे ओल्ड एज वाले थे जी। क्योंकि ओल्ड एज में भी काफी कुछ को वैक्सीनेशन हो चुका था, तो इसलिए बच्चों के अफेक्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा है तीसरी जी। इम्यूनिटी को लेकर कहा जाता है कि बच्चों की सबसे ज्यादा होती है जी। तो क्या बच्चों में ये प्रभाव इस तरह से कम नहीं हो सकता कि उनकी इम्यूनिटी तो बहुत हाँ, बच्चों में निश्चित रूप से इम्यूनिटी अच्छी होती है। और अभी भी क्योंकि सारे परिवार लगभग अफेक्ट हुए थे, तो आईसीएमआर के सर्वे में आया है कि आधे से ज्यादा लगभग 60-70% बच्चों में भी ये एंटीबॉडीज पाई है जी। मतलब उनमें इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन लक्षण नहीं आए हैं जी। तो ये हम आशा कर सकते हैं कि ज्यादा गंभीर बीमारी उन्हें नहीं हो। लेकिन अगर बहुत गंभीरता से वेव आती है या वायरस अपनी फिर कोई चेंज होता है जी, तो संभावना है कि बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशानी आए जी। इसलिए अच्छा, ये एक भ्रांति ये भी है डॉक्टर साहब कि ये इस बार जब फैलेगा तो इसका माध्यम पानी बनेगा? नहीं, पानी का तो नहीं कह सकते हैं, ये हो सकता है भ्रांति ही लोग फैला रहे हैं जी। क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया है कि इसका जो मूल संक्रमण का तरीका है
वो हवा से ही है। एरोसोल या जिसको हम कहते हैं अपने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जी जी, उससे ही होता है। हम जैसे खांसते हैं या जोर से सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ में जो निकलता है उससे ही दूसरे पर्सन तक जाता है। और सरफेसेस पे जहां तक है हम कहते हैं हाथ लगाते वगैरह, वहां अगर हमारी वो ड्रॉपलेट्स गिरी है जी, वहां हमारा हाथ लगा है, कोई वायरस पड़ा है और वापस हमने हाथ अपने मुंह के या नाक के लगाया तो संभावना रहती है। पर सरफेसेस पे भी बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता है। मूल जो कारण है एयर टू एयर ही है, एरोसोल से ही है जी। यानी कि ड्रॉपलेट के बारे में तो आपने कहा कि अगर मास्क लगा के रखें और तब भी हो तो बहुत ज्यादा रोकथाम हो सकती है। हाँ, मास्क इसका सबसे अच्छा हथियार है और सबसे इजी जिसको कह सकते हैं। इतनी सावधानी और किसी बीमारी में नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे हार्ट डिजीज हो गई वो बेचारा जिंदगी भर सावधानी रखता है, डायबिटीज वाला जिंदगी भर सावधानी रखता है। जी जी। मास्क एक बहुत छोटी सी चीज है और वो भी आप घर से बाहर निकलते हो तब आपको लगाना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हो तब लगाना है, तो बहुत आसानी से बचा जा सकता है। और अगर संभव हो तो डबल मास्क, जैसे एक सर्जिकल मास्क और एक कपड़े का मास्क रख ले तो ऑलमोस्ट 90% तक बचाव हो सकता है। जी, हम मास्क के बारे में कुछ और भ्रांति है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जी एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं आपके। जी जी, संगीत वाला ब्रेक। आपकी पसंद का एक और गाना सुन लें। जी, मेरी पसंद का एक तेरी दीवानी करके कैलाश खेर का गाना है। जी जी, अगर सुना पाए तो। बिल्कुल सूफी अंदाज का गाना है, आइए सुने। लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हो गई मैं तेरी दीवानी। तो आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हो और ये बातें पूछ सकते हैं कि आने वाली संभावित तीसरी लहर के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या भ्रांतियां हैं, डर क्या है और वास्तविकता क्या है, पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी सर हमारे बीच में हैं।
और देखिए फोन का जैसे हमने कहा फोन आने शुरू हो गए। हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं और डॉक्टर भाटी से आप पूछ ले, सवाल क्या है आपकी? मैं विष्णु जैनकर बोल रहा हूँ सर, चौपाल हाउसिंग बोर्ड से। जी विष्णु जी। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ सर जी। मैंने तो 2 डोज लगवा दिए सर। हाँ हाँ। मगर ये लोग बहुत डरते हैं सर, बुखार आ जाता है ना। हाँ, तो हाँ। जिसको भी बोलता है कि 2 डोज लगवाओ, इंजेक्शन पहले लगवा लो, तो ये बहुत डरते हैं। इसके बारे में खुलासा करिए सर। देखिए, पहली बात तो सभी लोगों में बुखार आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत यंग पॉपुलेशन है, जो जवान लोग हैं 40 से कम वाले, उन लोगों में बुखार आने की संभावना रहती है। लेकिन बुखार एक बहुत छोटी सी चीज है और 24 घंटे के लिए लगभग 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन यूजुअली सामान्यतः रहता है। और एक छोटी सी गोली बुखार की अगर ले ली तो वो भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बदले में हम इतनी बड़ी अगर रिस्क लें, एक बुखार नहीं आए इसके लिए, कोविड जैसी जिसमें हमने देखा है देश में कितने लाखों लोग मर गए, इतनी बड़ी अगर रिस्क लेते हैं और वैक्सीनेशन नहीं, टीका नहीं लगवाते हैं, तो ये हमारे बेवकूफी है। इसलिए उनको आप मोटिवेट कीजिए, समझाइए। हो सकता है थोड़ा शरीर में दर्द हो, बुखार हो, उसके लिए एक गोली ले ले, ठीक हो जाएगा कोई। और साथ ही एक देते भी हैं। हाँ बिल्कुल देते भी हैं, और नहीं भी तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वहां वैक्सीनेशन होता है, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, और कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना। गोपाल सिंह मंडोर से बोल रहा हूँ सर। हाँ गोपाल सिंह जी बोलिए। मेरा सवाल ये है सर जी, जैसे किसी महिला के 6 महीने का गर्भ है, हाँ हाँ, और उसको वैक्सीन लग गया, हाँ हाँ, दोनों डोज क्लियर हो गई, हाँ हाँ, तो ये एंटीबॉडी होने वाले बच्चे को भी मिलेगी क्या? संभावना है कि बिल्कुल उसको मिलेगी। तो अभी तो आपने बताया था कि बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। नहीं 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 नहीं, दो चीजें बिल्कुल अलग है जो आप कह रहे हैं ना। गर्भस्थ शिशु, हाँ गर्भस्थ शिशु है, उसमें माँ की एंटीबॉडीज बनती है, और वो जो एंटीबॉडीज होती है, जो प्लेसेंटा अपन जिसको नाल कहते हैं, उसके थ्रू बच्चे में जाती है, ठीक है ना। तो संभावना है कुछ हद तक उसको भी फायदा मिलेगा। बच्चों के लिए वैक्सीन ऐसा नहीं है कि नहीं बनी है, वैक्सीन बनी है, हिंदुस्तान में भी उसके ट्रायल हो रहे हैं, और बाहर जो फाइजर और मॉडर्ना की कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल बच्चों के लिए उसके दिया जा रहा है वहां पे। तो अपने यहाँ ट्रायल हो रहा है, इसलिए अभी उसकी अनुमति नहीं मिली है कि बच्चों को लगाया जाए, ठीक है ना। यानी कि संभावना बड़ी रहेगी, लगाना हाँ, ठीक ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉल है, लास्ट हम ले लेते हैं। हेलो जी, नाम बताएं अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार, शंकरलाल निवेदन कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार शंकरलाल जी। सर ये जो अकेला कोई व्यक्ति, जैसे कोई दुकानदार हो, हाँ हाँ, वो अपने दुकान में बैठा है, काम कर रहा है, चाहे कपड़े की दुकान है, कोई और भी दुकान हाँ हो। हाँ बिल्कुल। सर ये अकेले आदमी को मास्क लगाने की क्या मतलब क्या वैधानिक क्या मान्यता है? वैधानिक तो बिल्कुल लगा के रखना है। अच्छा। और आप अकेले अगर अपनी दुकान में बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं है पास में, तो आप मास्क हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में बैठे हैं या दुकान में बैठे, कहीं पे भी बैठे हैं। सर ऐसी है सर, कुछ समय पहले सर कुछ जब आए थे मास्क पे ये चालान बनाने, तो कुछ लोगों के मास्क थे, अकेले बैठे दुकान पे, उनका चालान बना लिया। नियम क्या है? वो देखो कानूनी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जी, जी। लेकिन चिकित्सक तौर पर मैं बता सकता हूँ कि अगर आप अकेले बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, दुकान में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मास्क हटा के बैठे। जी जी, शंकरलाल जी, बड़ी हाँ सवाल तो अच्छा है, लेकिन कानूनी तौर पर डॉक्टर साहब क्या मदद कर पाएंगे? फोन आपने किया, बड़ा अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर भाटी सर, अब समय सीमा जो है जी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है, तो आप आज हमारे इस हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में पधारे, बड़ा अच्छा आपने इसको समय दिया, आपने कई बातों के जवाब दिए। धन्यवाद आने के लिए। आपका आभार, आप लोगों ने बुलाया और मुझे ये अवसर